हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ आपके सामने एक और मूवी मिडनाइट सन की स्टोरी लेकर। ये कहानी 17 साल की लड़की केटी की है। केटी की एक ही विश थी कि वो अपनी मदर के साथ सनलाइट को महसूस करते हुए उनकी बाहों में बैठकर सुकून से गिटार सुने। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि केटी की मदर की डेथ हो चुकी थी और केटी बाकी नॉर्मल लोगों की तरह धूप में नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे एक्सपी नाम की एक बीमारी थी। एक्सपी एक रेयर जेनेटिक बीमारी है जिसमें इंसान की स्किन यदि सनलाइट के कांटेक्ट में आएगी तो उसे स्किन कैंसर हो जाएगा। साथ ही उसका ब्रेन काम करना बंद कर देगा जिससे उसकी डेथ हो जाएगी। इस बीमारी की वजह से कीटी कभी सनलाइट में बाहर नहीं निकली थी। उसके रूम की विंडो में एक खास तरह का ग्लास लगा था ताकि सनलाइट रूम में अंदर ना आ सके। उसके फादर जेक केटी का बहुत ध्यान रखते थे। केटी जब छोटी थी तब वो अपने रूम की विंडो से सारे बच्चों को एंजॉय करते हुए देखती थी। लेकिन उसके बारे में बच्चे बातें करते थे कि वो एक वैम्पायर है, इसलिए वो धूप में नहीं निकलती। इस वजह से उसका कोई दोस्त नहीं बना था। लेकिन एक दिन एक लड़की मॉर्गन चेक से कीटी के बारे में पूछती है। सच पता चलने पर मॉर्गन कहती है वो रात में कीटी के साथ खेलने आएगी और उस दिन के बाद से वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। कीटी बचपन में चार्ली नाम के लड़के को अपने घर के बाहर स्केटिंग करते हुए देखती थी और उसे पसंद करने लगी थी। कीटी को मोस्टली टाइम डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना होता था। वो दिन में सोती थी और रात में जागती थी। साथ ही उसने खुद को गिटार और म्यूजिक में बिजी कर लिया था जो उसे काफ़ी पसंद था। केटी के कॉलेज में आज ग्रेजुएशन डे था क्योंकि केटी ने जैक की हेल्प से घर में रहकर ही एजुकेशन कंप्लीट की थी। इसलिए जैक केटी के बिहाफ पर उसकी डिग्री लेकर आता है और इस मौके पर वो कीटी को उसकी मदर का गिटार गिफ्ट करता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। कीटी जब रात में उठती है तो कुछ स्टूडेंट को अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की खुशी मनाते हुए देखती है। वो अपने फादर से स्टेशन जाकर गिटार प्ले करने की परमिशन मांगती है। जेक उसे थोड़ी देर के लिए बाहर जाने की परमिशन दे देता है। दूसरी तरफ चार्ली अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में होता है लेकिन वो ज़्यादा एंजॉय नहीं करता इसलिए वहाँ से निकल जाता है। केटी स्टेशन पहुंच जाती है और गिटार प्ले करने लगती है। तभी वहां लोग आकर पैसे देने लग जाते हैं। चार्ली भी केटी की आवाज़ सुनकर उसके सामने आ जाता है। केटी उसे इस तरह अचानक सामने देखकर नर्वस हो जाती है। बातों बातों में चार्ली को पता चलता है केटी यहीं रहती है। केटी जल्दी अपना सामान लेकर घर चली जाती है लेकिन उसकी नोटबुक वहीं छूट जाती है। नेक्स्ट डे जेक किटी की रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर के पास जाता है। उससे पता चलता है क्योंकि ये बीमारी बहुत रेयर है इसलिए इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। डॉक्टर उसे बोलती है जैसे जैसे केटी की एज बढ़ रही है उसके लिए खतरा बढ़ रहा है। इधर दूसरी तरफ केटी मॉर्गन को चार्ली से हुई मुलाकात के बारे में बताती है और गिटार बजाने के लिए अपनी नोटबुक ढूंढती है। तभी उसे रियलाइज होता है शायद उसने अपनी नोटबुक स्टेशन में छोड़ दी है, इसलिए वो मॉर्गन से इसे लाने कहती है। मॉर्गन जब स्टेशन पहुंचती है उसे वहां चार्ली केटी की नोटबुक के साथ दिखता है। मॉर्गन उससे नोटबुक वापस मांगती है लेकिन चार्ली खुद केटी को ये देना चाहता था ताकि वो उससे दोबारा मिल सके। क्योंकि केटी भी चार्ली को पसंद करती थी इसलिए मॉर्गन केटी को मैसेज करती है उसे नोटबुक मिल गई है जिसे वो टिकट काउंटर पर छोड़कर अपने काम के लिए जा रही है। रात होने पर केटी जेक से परमिशन लेकर स्टेशन आती है। केटी दूर से चार्ली के हाथों में नोटबुक देख लेती है। वो चुपकर मॉर्गन से इस बारे में कॉल पर बात कर ही रही होती है तभी चार्ली उसे देख लेता है। कुछ देर दोनों बातें करते हैं और उसके बाद केटी के घर के लिए निकल जाते हैं। बातों बातों में केटी उसे बताती है उसके फादर ओवर प्रोटेक्टिव हैं इसलिए उसने अपनी एजुकेशन घर से ही कंप्लीट की है। चार्ली केटी से पूछता है क्या वो लोग दोबारा मिल सकते हैं। केटी झूठ बोलती है कि वो सारा दिन बिजी होती है लेकिन वो रात में मिल सकते हैं। वो चार्ली के नंबर के लिए अपनी नोटबुक खोलती है जहाँ पहले से ही चार्ली ने अपना नंबर लिख दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग मॉर्गन उन दोनों की मुलाकात के बारे में सुनती है। वो केटी से पूछती है क्या उसने अपनी बीमारी के बारे में चार्ली को बता दिया है। केटी कहती है नहीं क्योंकि हो सकता है इसके बाद शायद हम कभी मिले भी ना। मॉर्गन वापस दोनों के मिलने के लिए उन्हें अपने फ्रेंड के घर की पार्टी में इनवाइट करती है और साथ ही चेक को मनाने में भी केटी की हेल्प करती है। दोनों पार्टी में पहुंचते हैं जहां चार्ली केटी को कॉम्प्लीमेंट देता है कि वो बहुत सुंदर लग रही है। क्योंकि ये पार्टी काफ़ी बोरिंग थी इसलिए वो उन्हें अपनी फ्रेंड जोई की पार्टी में ले जाता है जहां चार्ली के फ्रेंड उसे देखकर हैरान थे क्योंकि वो कभी पार्टी अटेंड नहीं करता था। क्योंकि केटी पहली बार किसी पार्टी में गई थी इसलिए वो काफ़ी इंजॉय करती है।
चार्ली और केटी साथ में डांस करते हुए एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। उसके बाद वो पार्टी से बाहर आ जाते हैं, जहाँ बातों बातों में चार्ली बताता है क्योंकि वो एक अच्छा स्विमर था, इसलिए उसे कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई थी। लेकिन एक दिन जब वो बहुत ज़्यादा ड्रंक था, फ्रेंड्स की दी हुई एक डेयर की वजह से वो इंजर्ड हो गया, जिस कारण एक सर्जरी की वजह से उसकी स्कॉलरशिप छिन गई। केटी भी चार्ली को अपनी मदर के साथ बीते पलों के बारे में बताती है। तभी चार्ली अपने फ्रेंड की बोर्ड दिखाते हुए कहता है वो दोनों एक दिन हार्पर पर जाकर सनसेट देखेंगे। केटी उसकी बात से अग्री करती है और दोनों किस करते हैं। चार्ली केटी को घर छोड़ने आता है, तब केटी उससे फ्यूचर प्लान पूछती है, जिस पर चार्ली कहता है वो एक न्यू कार लेकर दुनिया घूमेगा। दोनों वापस अगली रात मिलने का प्लान बनाते हैं। जैक भी अपनी विंडो से उन दोनों को साथ में देख लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग किटी वापस मॉर्गन से हेल्प मांगती है ताकि वो चार्ली से मिल सके। इसके बाद किटी जैक से मॉर्गन के घर रुकने की परमिशन मांगती है। जब जैक उसे पार्टी के बारे में पूछता है, तब किटी उसे सच बता देती है कि वो चार्ली को पसंद करती है और उससे ही मिलने जा रही है। उसने अभी तक चार्ली को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया क्योंकि वो कुछ टाइम नॉर्मल महसूस करना चाहती है। इसके बाद केट और चार्ली डेली मिलने लगते हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। जेक भी केटी में आए चेंजेस को नोटिस करता है। साथ ही केटी चार्ली के लिए एक सॉन्ग भी लिख रही थी, जिसमें लिखा था जब वो चार्ली के साथ होती है वो खुद को जिंदा महसूस करती है। एक दिन चार्ली केटी को बताता है कि मुझे यूनिवर्सिटी के कोच ने कांटेक्ट किया था क्योंकि उनके एक स्विमर का ट्रांसफ़र हो गया है और वो उसकी जगह मुझे लेना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले वो वापस मेरी स्विमिंग स्किल को देखेंगे। चार्ली केटी को एक ऑफिशियल डेट पर ले जाना चाहता था, जिसके लिए केटी उसे जैक से मिलने कहती है। चार्ली और जेक में थोड़ी बातें होती हैं। जैसे ही जेक उसे केटी की बीमारी के बारे में बताने वाला होता है, तभी केटी वहां आ जाती है। उन दोनों के बाहर जाने से पहले जेक उन दोनों की एक पिक लेता है। दोनों सिएटल में एक लाइव शो अटेंड करते हैं। उसके बाद चार्ली केटी से उसके लिए एक गाना गाने कहता है। जैसे ही केटी गाना गाती है, लोग उसका म्यूजिक सुनकर वहां आ जाते हैं और चार्ली उसका वीडियो बना लेता है। वापस आने पर केटी उसे स्विमिंग करने के लिए कहती है। चार्ली के मना करने पर वो उसे समझाती है। इसके बाद दोनों स्विमिंग करते हैं और वहीं बीच के किनारे लेटकर बातें करने लगते हैं, जहां केटी चार्ली को यूनिवर्सिटी जाने के लिए मोटिवेट करती है। तभी चार्ली उससे कहता है सनराइज देखने के लिए तैयार हो जाओ। केटी को टाइम का पता नहीं चला क्योंकि उसकी वॉच पानी में जाने से खराब हो गई थी। जब वो अपना फ़ोन चेक करती है, उसमें जेक के बहुत सारे मैसेज और मिस कॉल थे। केटी चार्ली से जल्दी घर चलने बोलती है और उसके बहुत पूछने पर भी रीज़न नहीं बताती। जैसे तैसे केटी घर पहुंचती है। बहुत बचने के बाद भी कुछ सेकंड के लिए वो सनलाइट के कांटेक्ट में आ जाती है और जल्दी अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। तभी जेक और मॉर्गन भी वहां पहुंच जाते हैं, जो केटी को ढूंढने के लिए गए थे। चार्ली को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। मॉर्गन उसे केटी की कंडीशन के बारे में बताती है। उसके बाद हॉस्पिटल में केटी के सभी टेस्ट होते हैं। डॉक्टर उसे बताती है क्योंकि सनलाइट एक्सपोजर कम था, इसलिए रिपोर्ट्स आने के बाद ही उन्हें केटी की कंडीशन के बारे में सही पता चल पाएगा। साथ ही अगर केटी कुछ भी अब नॉर्मल फील करती है तो वो उनसे इमिजिएटली कांटेक्ट करें। दूसरी तरफ चार्ली भी एक्सपी के बारे में नेट पर सर्च करता है। वो केटी को काफ़ी मैसेज करता है, लेकिन वो उन्हें नहीं देखती। मॉर्गन चार्ली का मैसेज रीड करती है, जिसमें वो केटी से मिलने के लिए आना चाहता है, लेकिन केटी उससे नहीं मिलना चाहती क्योंकि शायद अब वो ये सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाएगी। केटी जैसे ही अपना गिटार उठाती है, उसका हाथ कांपने लगता है। उसकी रिपोर्ट्स भी आ चुकी थी, जिससे साफ था एक्सपी ट्रिगर हो चुका है। मतलब केटी की कंडीशन काफ़ी सीरियस है। केटी की तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही है, इसलिए वो जेक की एक डेटिंग प्रोफाइल बनाती है क्योंकि उसे एहसास था उसके जाने के बाद जेक बिल्कुल अकेला हो जाएगा। वो उससे प्रॉमिस लेती है वो किसी को सिलेक्ट करके अपने साथ ट्रैवलिंग पर ले जाएगा और हर जगह की पिक क्लिक करके उसे पोस्ट करेगा। रात में जेक जो फूड ऑर्डर करता है, चार्ली उसे लेकर आता है। केटी ये देखकर दरवाज़ा बंद कर देती है। जेक उसे समझाता है तुम्हें चार्ली से बात करनी चाहिए और उसे सब सच बता देना चाहिए क्योंकि वो ये डिजर्व करता है। केटी उसकी बात मानकर चार्ली से माफ़ी मांगती है और वो दोनों काफ़ी बातें करते हैं। चार्ली अभी भी केटी के साथ ही रहना चाहता था क्योंकि उसने चार्ली की लाइफ बदल दी। केटी इस बात से काफ़ी खुश होती है और दोनों किस करते हैं।
उसके बाद वो चार्ली की स्विमिंग देखने भी जाती है, जहाँ चार्ली जेक से केटी को बाहर ले जाने की परमिशन मांगता है। वो केटी को एक स्टूडियो में लेकर जाता है, जहाँ वो उससे वही गाना गाकर रिकॉर्ड करने कहता है जो उसने चार्ली के लिए लिखा था। धीरे धीरे किटी की हालत खराब हो रही थी, लेकिन वो खुश थी क्योंकि चार्ली उसके साथ था। साथ ही चार्ली उसके गाने को यूट्यूब पर भी अपलोड कर देता है। क्योंकि चार्ली अब कैलिफोर्निया जाने वाला था, इसलिए केटी उसके साथ सनसेट देखना चाहती थी। जेक चाहकर भी केटी को रोक नहीं पा रहा था। केटी पहली बार बिना किसी डर के सनलाइट में बाहर निकलती है और चार्ली के साथ बोट पर जाती है। वो चार्ली से कहती है उसके सनलाइट में निकलने और महसूस करने की विश एट लास्ट पूरी हो गई, जिसका उसने पूरी जिंदगी इंतजार किया था। केटी की डेथ हो जाती है। कुछ टाइम बाद चार्ली जेक से मिलने आता है क्योंकि वो जल्द ही अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए निकलने वाला है। जेक चार्ली को केटी की नोटबुक देता है। चार्ली जब यूनिवर्सिटी के लिए निकलता है तब रेडियो में केटी का सॉन्ग प्ले हो रहा था। वो जेक को मैसेज करके ये बात बताता है और वो भी ये सुनकर काफ़ी खुश होता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। मिडनाइट सन 2006 में आई एक जापानीज मूवी अ सॉन्ग टू द सन पर बेस्ड है। इसकी IMDb रेटिंग है 6.6 और 95% गूगल यूज़र ने इस मूवी को पसंद किया है। इस मूवी का बजट था $2.8 मिलियन का और बॉक्स ऑफिस पर इसने $27.4 मिलियन की कमाई की थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी।